संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा जारी है। वहीं भाजपा शासित राज्यों में उसको लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बिल दशकों से महिलाओं की लंबित मांग थी, जिसे अब केंद्र सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मधु भट्ट ने कहा कि इस कानून से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी और उन्हें विधानसभा व लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो उनके सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। से हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दशकों से जो महिलाओं की जो मांग थी कि विधानसभा में जो 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लोकसभा में मिलना चाहिए, पंचायतों में तो हमारी सरकार ने दिया है। आज बहुत ही खुशी और मतलब ऐसे गौरवशाली क्षण हमारे लिए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आया, स्वयं उन्होंने मंच से कहा कि मैं ये बिल इसको हम लोग इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं और इसमें चर्चा होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए महिलाएं पूरे अगर एक परिवार को पूरा संभालती है महिलाएं, भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो नारी है वो पूरा एक मैं ये कहूँगी सदियों से कभी ऐसे भेदभाव तो नहीं था स्त्री और पुरुष के बीच में। हम कहेंगे बराबर की एक समानता है। ऐसे हाथ खबर नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां बनबुलपुरा क्षेत्र में एसओटीएफ टीम और औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान श्री श्याम मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई, जो नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और इनके अवैध भंडारण व बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर ही नियम के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिना रिकॉर्ड और प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाइयों का रखना और बेचना गंभीर अपराध है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस मेडिकल स्टोर पर पहले भी जांच हो चुकी है। लोगों ने प्रशासन से मामले की गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी में नशीली दवाइयों का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। एसओटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां पर बिना प्रिस्क्रिप्शन बेची जा रही थी प्रतिबंधित दवाइयां, जिन्हें रखने पर कड़े कानून है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर जाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। हल्द्वानी में नशीली दवाइयों का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। एसओटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां श्री श्याम मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां पाई गई है। और एसओटीएफ कुमाऊं परिषद द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया श्री श्याम मेडिकल स्टोर का बनबुलपुरा इलाके में। और इसमें हमने जो औषधि एवं सौंदर्य प्रशासन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के अंतर्गत जो रूल 65 होता है, उसमें कंडीशंस ऑफ लाइसेंस होती है, और उस लाइसेंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हर कोई मेडिसिन का सेल परचेज रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मिली है मना प्रभावी दवाएं मिली है, जिनका इस दुकान द्वारा रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, जो कि नशे के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है, जिस कारणवश हमने इस दुकान को इस समय बंद करवाया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमने उच्च अधिकारियों के लिए। रुड़की में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें मानदेय बढ़ाने, अनावश्यक कटौती बंद करने और बायोमेट्रिक प्रणाली खत्म करने की मांग उठाई गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार लगातार उनका काम बढ़ा रही है, लेकिन इसके मुकाबले मिलने वाला मानदेय बेहद कम है, जिससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि लंबे समय से समस्याएं उठाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग अलग मदों में कटौती से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और बायोमेट्रिक जैसी व्यवस्था भी व्यवहारिक नहीं है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगी पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और वे अंडे भी 7 माह से जाते थे
एक लाभार्थी के, उसमें वो भी 2-3 अंडे आ रहे हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। और वो सारी महिलाएं हमारी साथ लड़ती रहती हैं। 7 मई से अंडियां मिल रही है, अंडे नहीं, अंडे छोटे छोटे मुर्गी अंडी देने लगी है महंगाई के जमाने में। और वे अंडे आते थे एक लाभार्थी के, उसमें वो भी 2-3 अंडे आ रहे हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। सेविका है, इनकी जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी, उनकी कॉल करना और इनके साथ सरकार बहुत अन्याय करती है। एक तो जब संविदा पे लोग हैं, उन्हें जब 16,000 18,000 मिले तो इन्हें 9,000 के वेतन समान कार्य पे इन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बात इनके महिलाओं की यह है कि इन्हें वेतन भी समय पर नहीं मिलता। 4-4 महीने से इनका। उत्तराखंड में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं से दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़े और मिस्ड कॉल देकर अपना समर्थन दर्ज कराएं। उत्तराखंड में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं से दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान भी किया गया। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। इसी संबंध में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़े। सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वर्ष 2023 में पारित इस कानून से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी प्रक्रियाएं और संशोधन किए जा रहे हैं, जिसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पहले से ही महिलाओं को 33 से 50% तक आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अब यह पहल उन्हें नीति निर्धारण के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो देश के विकास को नई दिशा देगी। और वो अब लागू करने की बात है कि अब लागू कैसे होगा। तो लागू करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे कई जगह, तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का। वो राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया गया है 16, 17, 18 को। अब इस विशेष सत्र में महिलाओं को एक बड़ा परिवर्तन और जिस प्रकार की मैं कहूँगी कि एक ऐसे निर्णय हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मैं कहूँगी करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए ऐतिहासिक रहने वाले। देहरादून में परिवहन विभाग ने नारी शक्ति और रोड सेफ्टी संकल्प को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके योगदान पर चर्चा करना रहा। इस दौरान महिला अधिकारियों ने विभाग में बढ़ती महिलाओं की संख्या पर खुशी जताई और अपने संघर्षों को साझा किया।
कार्यक्रम में उन महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जो परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं। रोड सेफ्टी के प्रति भी जागरूकता फैला रही है। मंत्री प्रदीप बत्रा ने महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त होकर आगे बढ़ रही है और कहा कि महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। परिवहन मंत्री ने महिलाओं की भागीदारी को सराहा है। महिला अधिकारियों ने साझा किए अपने अनुभव। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर महिलाओं की भूमिका चारधाम यात्रा में क्या रहने वाली, जितने हमारे आरटीओ हैं, एएसपी हैं, कार्मिक महिलाएं जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही हैं और उनको आज बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया। और आने वाले समय में क्या रोल रहेगा, आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं को आरक्षण के लिए जो है स्पेशल सेशन बढ़ाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गांधी जी भी यहाँ पर नौकरी में 30% आरक्षण दिया है। तो महिलाएं लगातार हमारे हर विभाग में जो है उनकी एक अहम भूमिका हो रही है। ये इसका देवभूमि उत्तराखंड में परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, ये आज हमारा जो कार्यक्रम था इस पर बेस्ड था। इस पर हमारे परिवहन विभाग की जो जितनी भी हमारी महिला अधिकारी और कार्मिक हैं, भले ही वो कार्यालय या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है या फिर एनफोर्समेंट वर्क में है, वो इसमें सम्मिलित थी। इसके साथ ही परिवहन निगम की जो परिवहन परिचालक हैं, महिला परिचालक हैं, अभी बसों में जा रही हैं, उनको हमने और वहाँ के अधिकारियों को हमने बुलाया था। क्या है, और मैं सूर्यनगर ड्राइविंग स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में इनविटेशन मिला था आने के लिए, बिकॉज ये पूरे ओवरऑल देहरादून में एक मैं ही हूँ जो ड्राइविंग स्कूल, एक महिला जो है लेडी जो है वो ड्राइविंग स्कूल को जो कंडक्ट कर रही है वो मैं ही हूँ यहाँ पर। तो इसी वजह से नाम जो है बात की हरिद्वार के रुड़की से है, जहां सोलानी शमशान घाट के पास खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक कार में आग लगी थी, तो हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, तो आग को जो पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। क्या कोई जाने माने नुकसान हुआ? कोई जनानी नहीं है। किसकी गाड़ी थी ये और किस समय की घटना है? ये ऑनर कोई रफी बता रहे हैं, अभी करीब 20 मिनट पहले की घटना है। वो अभी चौकी चले गए, उनको फायर स्टेशन बुला दिया। आग लगना है क्या कारण माने? अब ये तो जांच का विषय है, ये तो बाद में पता लग पाएगा क्या है। खबर हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गंगदासपुरा बालावाली में मखाना की खेती का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने खुद खेत में उतरकर मखाना का रोपण किया और किसानों को इस नई फसल के प्रति जागरूक किया। यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार की एक संस्था की ओर से पहली बार उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ससे किसानों को वैकल्पिक और लाभकारी खेती का नया अवसर मिलने की उम्मीद है। माफ कीजिएगा, इससे किसानों को वैकल्पिक और लाभकारी खेती का नया अवसर मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मखाना उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उत्तराखंड को 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने 2026 से 27 के लिए 143.16 लाख रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी है। और उसकी शुरुआत मुझे आज इस गांव में मैं देख रहा हूं। यहाँ की दो बहनें बेटियां सोनल जैन मंजू वसीम द्वारा यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। आज
कई चीजों का निर्यात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पे है। रामनगर में सब्जी बाजार को लेकर प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने लखनपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर बिना लाइसेंस कारोबार करने और मनमाने दाम वसूलने वाले व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार बिना मंडी लाइसेंस के व्यापार करते पाए गए, जिनसे तुरंत लाइसेंस बनवाने को कहा गया। साथ ही कई दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं होने पर निर्देश दिए गए कि हर दुकान पर स्पष्ट मूल्य सूची लगाना अनिवार्य होगा। सचिव ने कहा कि व्यापारी निर्धारित दर से अधिकतम 25 से 30% तक की मुनाफा रखे, इससे ज्यादा का मुनाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए चलाया जा रहा है और फिलहाल चेतावनी दी गई है कि लेकिन आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई, नियमित जांच और लाइसेंस वेरिफिकेशन किया जाएगा। मंडी के लाइसेंस प्राप्त करें और आप जो है जो रेट है मंडी के रेट से आप 25% 30% तक का मार्जिन लें। ऐसा नहीं कि 50% 100% आप मार्जिन लेंगे। तो इसके लिए जो हमने कहा है कि आप रेट लिस्ट लगाएंगे और रेट लिस्ट के अपना लाइसेंस लेंगे, लिस्ट लगाएंगे और उसके अलावा जो है हम बीच बीच में भी छापामारी करेंगे रेट कंट्रोल करने के लिए कि उपभोक्ताओं को परेशान ना किया जाए, उनको जो है उच्च रेट ना दिए जाए, उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, इसलिए जो है हमने छापेमारी। रुड़की में सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट ने इस बार शानदार सफलता की कहानी लिख दी है। ग्रीन वेव मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र शिवांश गुप्ता ने 98.8% अंक हासिल कर टॉप किया है, जबकि मोहम्मद जारिब ने 98% और तेजस्विनी सेनी ने 97.2% अंक प्राप्त कर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि 52 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं चंद्रशेखर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 100% रिजल्ट के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां अनिरुद्ध त्यागी ने 98.40% अंक लेकर टॉप किया। वही रिजल्ट घोषित होते ही स्कूलों में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। स्कूल में अध्ययन करता हूँ। मेरी इस साल 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज रिजल्ट आने के बाद जितनी भी मेहनत थी वो सब सफल हो गई है और अच्छा लग रहा है। सर क्रेडिट के लिए तो सब मतलब सबकी होती है मेहनत पीछे, एक तो खुद जो करता है उसकी भी होती है, पेरेंट्स भी करते हैं हमारा सपोर्ट बहुत, और जो टीचर्स होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। मेरा नाम शिवांश गुप्ता है। मैं ग्रीन वे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी 10th बोर्ड सीबीएसई में 98.8% आई है। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार है मैंने किसी क्लास में टॉप किया, इसलिए मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल के सारे टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया और मैं मोटिवेट करते रहे पढ़ने के लिए। देहरादून में निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने स्पष्ट किया है कि सरकार के आदेश के अनुसार 3 साल तक फीस में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूलों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही कई स्कूलों से जवाब भी मांगा गया। उन्होंने यह भी कहा कि फीस बढ़ोतरी सीमित दायरे में ही हो सकती है। निदेशक ने अभिभावकों से सरकारी स्कूलों पर भरोसा जताने की अपील करते हुए कहा कि यहां शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और मुफ्त किताबें, ड्रेस व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जहां पर ऐसी शिकायतें मिल रही उसको आप लोगों को नोटिस करें। कई लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, उसके उत्तर भी आ रहे हैं। तो इसमें तो यह है। दूसरी बात जो मेन हमारा जो इस समय इशू है कि बच्चों से जो भी फीस बढ़ोतरी यदि की जाती है 3 साल के बाद, उसमें नियम है कि कम से कम की जाए। जो सूचकांक होता है, जो मार्केट के रेट जो बढ़ते हैं, जैसे 5.76% का इसमें सूचकांक रेट बढ़े हुए हैं, तो उससे ज्यादा रेट नहीं बढ़ाए जाने चाहिए।